नमस्कार, न्यूज पॉइंट में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं हूं राजीव और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। तो दोस्तों, लॉकडाउन का तीसरा फेज शुरू होते ही शराब की दुकानों पर हम लोग देख रहे हैं कि काफी भीड़ लगी हुई है। सड़कों पर पहले की तुलना में हम ये भी देख रहे हैं कि ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या हम कोरोना जैसी महामारी को हरा चुके हैं? इसका जवाब बहुत सीधा और आसान है कि बिल्कुल नहीं। अभी हमारा देश जो है वही नहीं बल्कि पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इस बीमारी की सही दवा न मिल जाए। लेकिन अपने देश में आखिर क्या हो गया कि बहुत सारे काम चालू हो गए? क्या हमारी सरकार ने कोरोना से हार मान ली या इस देश की जनता को सरकार ने भगवान भरोसे छोड़ दिया? आखिर क्या वजह हो सकती है? क्या मोदी सरकार के पास देश को इस संकट से उबारने के लिए अब कोई प्लान नहीं है? आज की हालत में देश की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी का क्या होगा? देश में अगर व्यापार नहीं बचेगा तो फिर रोजगार कैसे मिलेगा? ऐसे कई सवाल हमारे सामने आ रहे हैं और ऐसे ही सवालों पर मोदी सरकार को अलग अलग विशेषज्ञों से बात करनी चाहिए। शायद वो अंदर ही अंदर बात कर भी रही होगी, लेकिन अब तक आम जनता के पास इस बारे में कोई सूचना नहीं पहुंचाई गई है। लेकिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस विषय पर विशेषज्ञों से लगातार चर्चा कर रहे हैं और उसे जनता के बीच शेयर भी कर रहे हैं। जाहिर है कि उनकी चर्चा से उपजी महत्वपूर्ण जानकारियां सरकार तक भी पहुंच रही होंगी। राहुल गांधी ने रघुराम राजन के बाद आज नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी से बात की है। राहुल ने अभिजीत बनर्जी से पूछा कि इस संकट के समय गरीबों को आर्थिक मदद, अनाज का वितरण, राहत पैकेज और छोटे और मध्यम कारोबारियों के लिए मदद कैसे हो। इस पर अभिजीत बनर्जी की सलाह है कि भारत को भी अमेरिका, जापान और यूरोप की तरह एक बड़े राहत पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। अभिजीत बनर्जी ने यह भी कहा है कि कर्ज के भुगतान पर रोक लगाकर सरकार ने एक अच्छा काम किया। आपको याद होगा कि ईएमआई का जो है वो देने के लिए और बाकी जो कर्ज है बैंकों को न चुकाने का अभी मई तक की जो बात सरकार ने की थी उसको लेकर के तारीफ कर रहे हैं अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी ने अस्थायी राशन कार्ड के अपने पुराने सुझाव को भी दोहराया है और कहा है कि अभी 3 महीने के लिए टेम्पररी राशन कार्ड जिसे जरूरत हो उसे दिया जाए और जरूरत पड़ने पर इसका 3 महीने के लिए नवीनीकरण किया जा सकता है। उन्होंने मौजूदा हालात में 2 मुख्य चिंताएं बताई हैं। पहली ये कि दिवालिया होने के सिलसिले से बचा जाए और इसके लिए बहुत सारे कर्ज माफ करना एक तरीका हो सकता है, और दूसरी बात ये कि मांग में कमी और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना ये एक महत्वपूर्ण काम है जिसके लिए लोगों के हाथों में कुछ नकदी पहुंचाया जाए जिससे समस्या बहुत हद तक सुलझ सकती है। तो अमलेंदु जी, जो काम राहुल गांधी कर रहे हैं, अभिजीत बनर्जी ने जो उपाय सुझाए हैं, वो काम देश के पीएम क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर देश की जनता कब तक अंधेरे में रहेगी? क्या कहेंगे आप? देखिए राजीव जी, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि अभिजीत बनर्जी के जो विचार हैं आज जो उन्होंने राहुल गांधी के साथ बातचीत में प्रकट किए, लगभग इससे मिलते जुलते विचार ही रघुराम राजन के भी थे। जी। और जब रघुराम राजन, अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी तीनों ने इंडियन एक्सप्रेस के थ्रू जो एक सामूहिक वक्तव्य जारी किया था उसमें भी लगभग इस तरीके की बातें थीं। और ये सारी चीज़ें जो हैं इस सरकार के सामने आ चुकी हैं। सरकार के पास भले ही विजन का अभाव हो, सरकार के पास भले ही पढ़े लिखे लोगों की कमी हो, सरकार के पास भले ही अच्छे अर्थशास्त्रियों की कमी हो, लेकिन दूसरे लोगों के पास अगर अर्थशास्त्री हैं और इस देश में ही अगर अर्थशास्त्री हैं और वो कुछ सुझाव दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार को अपनी जो मूर्खता को स्वीकार करते हुए उनके सुझाव को जो है मानना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए, या फिर सरकार के अंदर इतनी स्वयं मेधा हो कि वो इस संकट से पार पा सके। मुझे नहीं लगता है कि सरकार के अंदर जो जरा भी मेधा है और इस सरकार के अंदर थोड़ी सी भी जो है वो ये समझ है कि ऐसे संकट से कैसे बाहर निकला जा सकता है। क्योंकि एक तो देखिए सबसे बड़ा संकट ये है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र दामोदर मोदी जी, वो असल में जब पहली बार संसदीय राजनीति में आए तो पहले वो मुख्यमंत्री बने और उसके बाद फिर विधायक बने। इसी तरीके से वो पहली बार चुनाव लड़ के ही प्रधानमंत्री बन गए। तो जो एक शासन को चलाने का तरीका होता है और सरकार को चलाने का तरीका होता है, तो उसकी समझ प्रधानमंत्री को मुझे लगता है कि अभी तक नहीं हो पाई है। वो सिर्फ यही समझते हैं कि भाषण देकर के जो है वो सरकार चलाई जा सकती है, जबकि भाषण से चुनाव जीते जाते हैं, सरकार नहीं चलाई जा सकती। प्रधानमंत्री को अपनी इस कमी को स्वीकार कर लेना चाहिए। इस कमी को स्वीकार कर लेने में मुझे लगता है कोई बुराई नहीं है। हर आदमी के अंदर कमियां होती हैं और प्रधानमंत्री को अपने देवत्व से जो है वो बाहर निकल करके आना चाहिए, क्योंकि इस देश ने जो है वो संसद चुनी थी और संसद ने प्रधानमंत्री चुना था। किसी ने भी जो था वो कोई देवता चुन करके नहीं भेजा था। तो
तो आज जब देश संकट में है तो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि संकट से उबारने के लिए वो अपने जो है पूरे प्रयास करें। अब वो बात क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसे लोगों से, जाहिर सी बात है कि वो चूंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हीन भाव से जो है वो ग्रसित होंगे कि किस तरीके से बात की जाए, या फिर जो है वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि वो सब कुछ जानते हैं, तो इसलिए उन्हें किसी से बात करने की आवश्यकता क्या है। दोनों ही परिस्थितियां जो अगर ऐसी हैं तो वो अच्छी नहीं है। देखिए, आप एक तरफ तो जो है जो मोदी जी के दोस्त हैं ट्रंप, वो रोज मीडिया के सामने आकर के जो है बात कर रहे हैं, अच्छी कर रहे हैं बुरी कर रहे हैं, वो सवाल एक अलग है, लेकिन वो अपनी देश की जनता से रोज मुखातिब हो रहे हैं। और हमारे यहाँ तीसरा लॉकडाउन लागू हो जाता है और प्रधानमंत्री जो 2 लॉकडाउन की घोषणा करने के लिए टीवी पर आए थे, वो तीसरे लॉकडाउन की घोषणा करने के लिए भी टीवी से गायब हो गए। अब प्रधानमंत्री और जो है बस केवल फोटो छप जाते हैं अखबारों में कि आज जो है कैबिनेट की मीटिंग हुई और सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसमें रखी गई। इस सोशल डिस्टेंसिंग का मंत्रिमंडल के अंदर जो की जा रही है उससे देश की जनता को क्या लेना देना है? आउटकम क्या है आपकी उस मीटिंग का? आउटकम क्या है? जनता को राहत क्या मिली? सवाल ये है। और मैं फिर ये कहूंगा, ये लोग तमाम जो इस बात को कह रहे हैं और ये देश की जनता भी समझने लगी है कि ये सारा संकट सिर्फ इसलिए हुआ कि प्रधानमंत्री ने अदूरदर्शितापूर्ण तरीके से अचानक जो था वो लॉकडाउन को लागू किया। अगर इसको किस्तों में और तरीके से व्यवस्था करके इसकी जो थी वो लॉकडाउन लागू किया जाता तो ना इस तरीके से अर्थव्यवस्था गड्ढे में जाती, ना इस तरीके से पूरे देश के अंदर अफरा तफरी फैलती, और ना हम इस तरीके से मजदूरों के साथ जो थे वो जुल्म और ज्यादतियां होते हुए देखते। भारत केवल अकेला पूरी दुनिया में ऐसा देश है जहां हमने इस तरीके की जो थी लॉकडाउन लागू होने के बाद हमने जो थे इस तरीके के चित्र देखे कि लोग 400-400, 500-500, 1200 किलोमीटर लोग जो हैं वो पैदल चले जा रहे हैं, पुलिस जो है मजदूरों के ऊपर लाठियां कर रही है। पूरी दुनिया में कहीं भी इस तरीके से नहीं हुआ। ये जाहिर करता है कि हमारे नेतृत्व के अंदर जो है वो क्षमता नहीं है इन सब चीजों से समझने की। सवाल बहुत हैं। सवाल ये है कि आखिर ये लॉकडाउन कब खुलेगा, कारोबार किस तरह चलेंगे, और कारोबार चलेंगे तो नौकरियां किस तरीके से छिन गई हैं वो वापस आएंगी कि नहीं आएंगी। और फिर आपने भी जिस तरीके से शुरुआत में सवाल किया कि आपने जिस तरीके से आज जो है कुछ छूट देने की घोषणा की, तो क्या आपने कोरोना पर विजय पा ली है? आपने कोरोना की वैक्सीन निकाल ली? आपने कोरोना का इलाज कर लिया? आप देश को ये तो बताइए कि आपने कितने बेड का इस्तेमाल कर लिया? रोज जो है वीडियो वायरल हो रहे हैं क्वारंटीन सेंटर्स जो हैं उनकी अव्यवस्थाओं के। कल ही जो है परसों ही शिवपाल सिंह यादव ने जो है ट्वीट किया कि कहीं जो बिस्तर पे चूहा मरा मिल रहा है, कहीं जो खाना फेंक करके दिया जा रहा है। तमाम इस तरह की घटनाएं जो है क्वारंटीन सेंटर्स की जो सामने आ रही हैं। इसका मतलब कि व्यवस्था जो है उसका भी एक नमूना इसी कार्यक्रम में पेश करूंगा अमलेंदु जी। लेकिन प्रवासी मजदूरों की जो बात अभी हम लोग कर रहे हैं और कल भी हम लोगों ने एक चर्चा की, अभी आपने अपने इसमें भी अपने वक्तव्य में भी कुछ जिक्र उनका भी किया है, तो थोड़ा सा एक पार्ट और जोड़ना चाहूँगा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कि कल ही हमने प्रवासी कामगारों के लिए ट्रेन की व्यवस्था पर इसी प्रोग्राम में चर्चा की थी। हम सब जानते हैं, जो दर्शक हमारे देखे कल का प्रोग्राम उन सबको पता है कि सरकार उसमें दावा कर रही थी, कल उसने दावा किया कि नहीं मजदूरों से पैसे नहीं लिए जा रहे हैं, और उसमें यह कहा गया था कि 85% जो है वो केंद्र सरकार दे रही है जबकि 15% राज्य सरकार देगी। लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार जो खबरें आ रही हैं, हमारे पास भी कुछ ऐसे प्रमाण आए हैं, कल भी मैं ये बात कहा था और उसके आज भी कह रहा हूं यही बात, कि उससे यही साबित हो रहा है कि नहीं उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, मजदूरों से पैसे लिए जा रहे हैं, मजदूर टिकट दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं। दूसरी तरफ कल 2 खबर आई थी, एक बिहार से और एक मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश की चर्चा बाद में करूंगा, लेकिन बिहार की चर्चा यहां करना पहले मैं मुनासिब समझता हूं कि बिहार से जो खबर आई है उसमें यह कहा गया है कि नीतीश सरकार किराया का खर्च देगी। यह कल की बात थी, लेकिन आज कह रही है नीतीश कुमार, आज घोषणा यह की है कि जब मजदूर या बाहर से आए हुए लोग 21 दिन बाद क्वारंटीन सेंटर से निकलेंगे तब उनको यात्रा में लगे हुए किराया का खर्च के अलावा 500 रुपये और दिया जाएगा। मतलब ये कि, और इसमें यह मिनिमम रखा गया कि न्यूनतम 100 रुपये होगा। तो ये हालांकि ये घोषणा करते हुए गृह मंत्रालय के उस महत्वपूर्ण आदेश पर शायद बिहार सरकार का ध्यान नहीं गया है, जिसमें यह कहा गया है कि लॉकडाउन के समय विशेष ट्रेनों से यात्रा करने वाले लोगों में से सिर्फ उन्हीं को राज्य सरकार द्वारा बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा जिनमें कोरोना के किसी भी तरह के लक्षण दिख रहे होंगे। मंत्रालय ने बाकी लोगों को अपने घर में ही क्वारंटीन रहने की सलाह दी है। इसका मतलब यह हुआ अमलेंदु जी कि अधिकतर लोगों को सरकार यात्रा खर्च नहीं देगी क्योंकि वो क्वारंटीन सेंटर में नहीं रहेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि सब तो बीमार होकर नहीं आएंगे, लेकिन सबको खर्च तो देना ही है, टिकट का खर्च तो करना ही करना है। तो इसका मतलब है कि एक बड़ा पार्ट जो है वो सरकार नहीं पे करेगी।
तो ओवरऑल एक बात जो यहां समझ में आ रही है कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं, बिहार सरकार कल दावा कर रही थी कि हम पैसे दे रहे हैं, आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि आप लेकर के आइए टिकट और हम यहां पैसा देंगे, लेकिन पैसा कब कब देंगे? जब आप क्वारंटीन सेंटर से में 21 दिन बिताने के बाद निकलेंगे। तो ये जो पूरी की पूरी स्थिति है, ये तो एक अलग तरह की सियासी गोटी बैठाई हुई मतलब बैठाते हुए दिखाई दे रही है, ताकि जेब में जो सरकार की जेब है वो खाली ना हो जाए। आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मुझे लगता है कि इस पूरे दौर में, इस पूरे कोरोना पीरियड में जो भाजपा शासित राज्य हैं और नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल, ये तीनों जो है निकृष्ट तरीके से जो है राजनीति करते हुए नजर आए हैं। जो इस तरीके की नीतीश कुमार ने घोषणा की है, ये एक तो पहले जो है आपने जो है कह दिया कि साहब कोटा से बच्चे जो है लेकर के आए यूपी सरकार, तो आपने कह दिया कि हम लेकर के नहीं आ सकते और ये गलत है, सोशल डिस्टेंसिंग का होना चाहिए। फिर जब सारे तब से दबाव पड़ा तो आपने कहा कि नहीं 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 आना चाहिए। इस तरीके की हरकतें जो हैं, और फिर यह कि आप जो है पैसा, जब पहले तो केंद्र सरकार ने ही गड़बड़ी करी, कल हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं, और उसके बाद अब जो नीतीश कुमार जो ये पैतरा चल रहे हैं, ये मुझे लगता है कि ये बहुत घटिया स्तर की जो है वो राजनीति है। सवाल ये है कि जो 40 दिन से मजदूर फंसा हुआ है, जिसको पिछले महीने का पैसा भी नहीं मिला और जिसे खाना भी नहीं मिल रहा है, वो घर वापस आने के लिए पैसा कहां से लाएगा? और जो पैसा खर्च कर देगा वो फिर आपसे लेने के लिए क्यों जाएगा? ये सोचने वाली बात है। तो ये शर्त रखी ही नहीं जानी चाहिए थी कि जब आप आ जाएंगे तब करेंगे। तो दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए ठीक है, अगर 4 लाख लोग या 5 लाख लोग या 10 लाख लोग अगर बिहार लौटते हैं दूसरे राज्यों से, तो क्या नीतीश कुमार ने 10 लाख लोगों के क्वारंटीन सेंटर बना दिए हैं? अगर नहीं बनाए, अगर नहीं बनाए तो ये फर्जीवाड़ा किस लिए किया जा रहा है? इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल का फर्जीवाड़ा आप देखिए कि कल आपने शराब की दुकानें खोली, आज आपने 70% टैक्स बढ़ा दिया। तो आपने पहले आड़ क्या लिए कि जो शराब लेने के लिए गए थे हमने उनके ऊपर लगाया, और चुपके से आपने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए। अब कल को यही केंद्र सरकार करेगी और फिर कहेगी कि जब केजरीवाल ने कर दिया तब तो आपने किसी ने कुछ नहीं कहा। तो यानी आप केंद्र सरकार की ओर रास्ता खोल दिया। और ये सरकारें जो हैं, मतलब जब सारी दुनिया में तेल के दाम गिर रहे हैं, पेट्रोल और डीजल की कीमत में जोड़ दूं कि पेट्रोल और डीजल की कीमत आज की तारीख में दुनिया में पानी की कीमत से भी सस्ती है। तो वैसी स्थिति में और भारत सरकार जो है ऑलरेडी इतना पैसा उठा उसमें कमा रही है कि भारत की जीडीपी में एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो जुड़ रहा है पेट्रोल और डीजल से। जी, तो वही मैं कह रहा हूं कि आपने जो है इस संकट में भी, यानी पाकिस्तान जैसा खराब देश जो है वो अपने पेट्रोल और डीजल में 15 रुपया कम करता है इस संकट में, और हमारे यहाँ जो पेट्रोल और डीजल पे जो है पैसा बढ़ाया जाता है। तो आप समझ लीजिए कि इन सरकारों की जो है दिशा और नीति क्या है, देख लीजिए आप, ये इनकी स्थिति है। और आप देखिए कि जमातें, अब तो जमात का बातें बंद हो गई तबलीगी जमात की, लेकिन तबलीगी जमात के ऊपर सबसे पहले होता अरविंद केजरीवाल कूद के आगे आए थे। और मसला क्या था कि जमात का मसला सामने आने से पहले उनके मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर जो थे वो संक्रमित पाए गए थे, और सारे मोहल्ला क्लिनिक जो थे वो बंद पड़े हुए हैं आज। तो यानी फैला आपका वहां से, और आपने अपने को बचाने के लिए उठा, आपने ये जो तुर्क का पत्ता उठा, ये आपने भारतीय जनता पार्टी के हवाले किया। तो ये इस तरह की जो भयंकर गंदी राजनीति है, ये लोगों को इस समय करने से बाहर आना चाहिए। अभी ये जो है प्रोफेसर भीम सिंह जो पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष हैं, जम्मू से उनकी एक विज्ञप्ति आई है कि माइग्रेंट वर्कर्स जो थे वो लौट रहे थे जम्मू के लिए, और अहमदाबाद के पालनपुर के पास जो पुलिस ने उनको रोक लिया, प्राइवेट वाहनों से अपना करके लौट रहे थे और उनको वहां रोक दिया गया। तो इस तरह की घटनाएं जो ये सब हो रही है, ये बहुत खराब राजनीति है, और मुझे लगता है कि सरकारों को इस समय जो मानवता का परिचय देना चाहिए। मैं फिर कहूंगा कि इस देश की जनता ने सरकारें चुनी थी, जो लोकतंत्र का नारा है फॉर द पीपुल बाय द पीपुल, तो ये फॉर द पीपुल बाय द पीपुल जो है, इसको सरकारें समझें। आप देवता नहीं हैं, हमने भगवान नहीं चुने थे, हमने सरकारें चुनी थी, हमने अपने बीच के प्रतिनिधि चुने थे, जनप्रतिनिधि चुने थे, जो हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे, जो पूंजीपतियों का व्यक्ति प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे। ये चीजें समझने की जरूरत है और अच्छे तरीके से समझने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इधर जो मध्य प्रदेश की जो बात मैं कह रहा था, उसकी एक तस्वीर आपको बता दूं कि इधर मध्य प्रदेश के गुना जिला की टोडरा ग्राम पंचायत की प्राथमिक शाला के शौचालय में एक मजदूर दंपति को क्वारंटीन करने का मामला सामने आया है। एक भयावह तस्वीर है अमलेंदु जी कि ये जो तस्वीर आई है उसमें मजदूर को उसकी पत्नी के साथ में शौचालय में
बंद दिखाया जा रहा है, बच्चे भी हैं और उसकी पत्नी जो है वो शौचालय में भोजन करवा रही है मजदूर को। इस पर जिला प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि मजदूर ने शराब पी रखी थी, वो नशे की हालत में था, शौचालय पहुंच गया और उसकी पत्नी ने भोजन जो है शौचालय में ही उसे करवा दिया, इसीलिए ये तस्वीर सामने आई है। ये जो मजदूर है उसका नाम है भैयालाल सहरिया, वो प्रवासी मजदूर है और पत्नी के साथ और 2 बच्चों के साथ राजगढ़ से अपने गांव लौटा था। उसे शराब कहां से मिली, ये बड़ा सवाल है। क्या वो वाकई नशे में था या प्रशासन ने उन्हें वाकई शौचालय में रखा? इन सारे सवालों की पड़ताल के बाद ही सच सामने आएगा। लेकिन इस सच से कैसे मुंह चुराया जा सकता है अमलेंदु जी कि गरीबों के भी जज्बात होते हैं, उन्हें भी सम्मान के साथ जीवन यापन करने का हक होता है। लेकिन बीते कुछ समय से जिस तरह की तस्वीरें देश भर से सामने आ रही हैं, उनसे अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारे देश में मजदूरी और मजदूरों की क्या कीमत रह गई है। इस वक्त सबसे ज्यादा मदद की दरकार गरीबों और कामगारों को है और इसी तरफ जो है रघुराम राजन और अभिजीत बनर्जी, इन दोनों ने राहुल गांधी के साथ बात करते हुए ध्यान भी दिलाया है और सरकार को कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस बात पर फोकस करें। और अगर सरकार इसमें चूक गई, सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, तो इसकी कीमत लंबे अरसे तक देश को चुकानी पड़ेगी, ये साफ नजर आ रहा है। और साथ में एक जो भयानक तस्वीर जो हम लोग लगातार अभी देख रहे हैं, शराब की दुकान के सामने जो भीड़ देख रहे हैं 2-2, 3-3 किलोमीटर, और कोई भी फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग तो मैं नहीं कहता हूं, लेकिन फिजिकल डिस्टेंसिंग का जो पालन होना चाहिए था, एक दूसरे से जो सट के बिल्कुल चिपक करके लोग लगे हुए हैं लाइनों में, उससे दूर रहें। क्योंकि आज ही हमने देखा है कि कोरोना के जो मामले हैं वो जबरदस्त तेजी से बढ़ रहे हैं अब अपने देश में। हालांकि इसमें स्वास्थ्य विभाग का आरोप ममता बनर्जी के ऊपर है कि वो अपने आंकड़े सही समय पे नहीं दे रही हैं, इसी कारण ये आंकड़े 3 दिन बाद आए हैं वहां से, इसलिए बढ़ गए। लेकिन मैं इसमें सीधा सीधा ये कहूंगा कि जिस प्रकार तीसरे फेज में बहुत सारी चीजें खोल दी गई हैं, खासकर शराब की जो दुकानें खोल दी गई हैं, तत्काल उसे बंद करने की जरूरत है, ताकि एक जो अभी तक जिस प्रकार काबू पाने की कोशिश की जा रही थी कोरोना पे, वो काबू पाई जा सके। क्योंकि अभी कोई भी तरह की दवा अभी उपलब्ध नहीं है और इसलिए इस प्रोग्राम के शुरुआत में मैं इस बीमारी से इस प्रोग्राम को उठाया था और उसमें जो तमाम बातें हुई हैं, लेकिन इसमें खासकर जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अभिजीत बनर्जी ने जो बात कही है, उससे पहले रघुराम राजन ने जो बात कही थी, इन सब बातों पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अमलेंदु जी, आपने चर्चा के लिए वक्त निकाला, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, दोस्तों, आपने बड़े ध्यान से सुना, उसके लिए भी तहे दिल से आप सभी को शुक्रिया। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो इसे शेयर ज़रूर करें, ये बात मैं रोज़ आपसे कहता हूं। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। अपनी राय जो है आप इस कमेंट बॉक्स में जो नीचे दिख रहा है आपको, उसमें ज़रूर लिखें और हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।